नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक अनोखे व्यक्ति के बारे में। डॉक्टर एस.वी. राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता। यह वर्ष 1921 की बात है, जब मैसूर के महाराजा कॉलेज के भव्य सभागार के बाहर फूलों से सजी धजी एक बग्घी खड़ी हुई थी। इस बग्घी के चारों ओर छात्रों का विशाल हुजूम उमड़ा हुआ था। इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं जुटे थे, बल्कि इसे छात्रों को ही खींचना था। अब उन शख्स की बात करते हैं जिन्हें इस बग्घी की सवारी करनी थी। ये शख्स थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। छात्रों के प्रिय शिक्षक राधाकृष्णन का कोलकाता यूनिवर्सिटी में तबादला हो गया था, इसलिए छात्र उन्हें इतनी भावपूर्ण स्नेहिल बधाई दे रहे थे। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी राजनीतिक शख्सियत से इतर एक महान शिक्षक भी थे, इसलिए इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी और किस्सा है, मैं आज आपको बताऊंगा। यह वर्ष 1962 की है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए थे और उनका निवास दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का हो चुका था। इसी दरमियान उनके जन्मतिथि की तारीख यानी 5 सितंबर आने को होती है। इससे कुछ दिन पहले उनके कुछ दोस्त और छात्र उसको उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि यदि उनके जन्मदिन को वार्षिक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात होगी। उनके चाहने वालों ने ठीक ऐसा किया। तब से वार्षिक तौर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बाद में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतानी नामक स्थान पर एक भूमि नापजोक कर्मचारी के घर में जन्मे राधाकृष्णन शुरुआत में विज्ञान विषय के साथ अपनी पढ़ाई करने के इच्छुक थे, मगर नियत ने तो उन्हें उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए मद्रास गए हुए थे। वहां उन्होंने वेदांत दर्शन के और एक पुस्तक देखी और स्वभाव से पढ़ाकू किस्म के राधाकृष्णन उस पुस्तक को पूरा पढ़ गए। राधाकृष्णन के दिल और दिमाग पर इस पुस्तक का गहरा असर हुआ। विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने की हसरत पाले राधाकृष्णन ने अपना इरादा बदल लिया था और वो दर्शन शास्त्र विषय के अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। इस तरह दर्शन शास्त्र को उन्होंने नहीं, बल्कि दर्शन शास्त्र को उन्हें चुना था। स्नातक की पढ़ाई के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने वेदांत दर्शन का विशद अध्ययन किया और भारतीय दर्शन को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। दर्शन शास्त्र में ही स्नातक करने के वो मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 1918 में उनका तबादला मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए हुआ। इसी बीच उन्होंने दर्शन पर 2 किताबें भी लिखी थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोरेरी फिलॉसफी। वर्ष 1921 में महाराजा कॉलेज मैसूर से उनका तबादला कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हुआ। शिक्षण कार्य से इस तरह राधाकृष्णन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भारतीय दर्शन एवं व्याख्यान भी देते थे। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत की सामायिक समझा के राधा पुनर्व्याख्या की। इससे अद्वैत वेदांत का सरलीकरण हुआ और ये भारत के बाहर के लोगों को भी समझा आया। सितंबर 1926 में अमेरिकी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राधाकृष्णन को भी भाषण देना था। राधाकृष्णन ने जब यहाँ पश्चिमी शैली में भारतीय दर्शन की व्याख्या की तो पूरा सभागार उनकी समझ का कायल हो उठा। अगले दिन वहां के अखबारों की सुर्खियों में उनका व्याख्यान ही नहीं था। कुछ विद्वान और पत्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि विवेकानंद के बाद राधाकृष्णन ही दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को इतनी बोधगम्यता के साथ समझाया है। इसी कालखंड में राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्र पर एक
कालजयी पुस्तक लिखी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ वर्ष 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उन्होंने एक आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक व्याख्यान दिया। बाद में इसी व्याख्यान की विषय वस्तु को आधार बनाकर इसी नाम से उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। जून 1931 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसी दौरान वर्ष 1931 में उनके शैक्षणिक जीवन में एक अहम पड़ाव आता है, जब आंध्र विश्वास में वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति होती है। एक विश्वविद्यालय प्रशासक के तौर पर राधाकृष्णन शानदार काम करते हैं। उनकी इसी मेघा और अनुभव को सम्मान देते हुए मदन मोहन मालवीय उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राधाकृष्णन इस आमंत्रण को सहजतापूर्वक स्वीकारते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पदभार ग्रहण लेते हैं। शैक्षिक जीवन में इतर राधाकृष्णन ने इस संग्राम राजनीतिक जीवन भी जिया है। भारत की आजादी से पूर्व 1940 के दशक में जब संविधान के शुरुआती मसौदे पर काम करने के लिए सप्रू कमेटी का गठन किया, तो इस कमेटी के सदस्य के तौर पर राधाकृष्णन भी नामित किए गए। इस कमेटी का एक अन्य काम हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने की दिशा में कुछ समाधान सुझाना था। वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में भी उनका निर्वाचन हुआ था। इसके 2 साल बाद 1948 में गठित किए गए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी उन्हें चेयरमैन चुना गया, जहां पर वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसी दरमियान भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे सोवियत संघ के बतौर राजदूत काम करने के लिए कहते हैं। नेहरू की बात मानते हुए वे संविधान सभा के इस्तीफा देकर मॉस्को रवाना हो जाते हैं। क्योंकि उस दौर में विश्व 2 ध्रुवों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में बंट चुका था और नेहरू गुट निरपेक्षता के पक्षधर में ऐसे थे। सोवियत संघ को साधने के लिए नेहरू को एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन बतौर राजदूत अपनी सेवा प्रारंभ करते हैं, मगर सोवियत संघ के प्रशासक स्टालिन ने उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पाती है। करीब 6 महीने बीतने के बाद 14 जनवरी 1950 को स्टालिन से मुलाकात होती है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास क्रेमलिन में रात 9 बजे स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। शुरुआती अभिवादन होने के बाद ही राधाकृष्णन स्टालिन से पूछते हैं, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर स्टालिन का जवाब आता है, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम आप मिल तो रहे हैं। इसके बाद 5 मिनट की मियाद वाली मुलाकात करीब 3 घंटों तक चलती है। बाद में इस मुलाकात के अनुभवों को एक सहयोगी में साझा करते हुए राधाकृष्णन से एक बार कहा भी था कि तुम लोग स्टालिन को सख्त मिजाज का बताते हो, मगर मैंने तो उनसे मुलाकात के दौरान की बातों में उनके बाल की सलाहें और उन्होंने अपने भाव तक नहीं उठाई। वर्ष 1952 में राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यालय में वो चीन की यात्रा पर जाते हैं, जो कि उस दौर में भी चीन के साथ भारत का सीमा विवाद भारत चीन के आपसी रिश्तों के तनाव की प्रमुख वजह हुआ करता था। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति की ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। करीब रात 8 बजे चीनी प्रीमियम के आधिकारिक निवास चुंगनान हाई में भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चीनी प्रीमियर माओ त्से तुंग की मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने चीनी प्रीमियर के गाल थपथपा दिए। इसके बाद माओ त्से तुंग के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, चिंता ना करें प्रीमियर साहब, मैंने स्टालिन को पोप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। उनके राष्ट्रपति काल में ही भारत 2 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और भारत ने 2 भीषण युद्ध वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी विभीषिका
भी झेली। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में थोड़ी दूरी बना ली थी। हालांकि अब भी वे सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने हेल्प एज इंडिया नामक संगठन भी बनाया, जो वृद्धजनों की देखभाल करता है। एक श्रेष्ठ शिक्षक और कुशाग्र राजनीतिज्ञ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेन्नई तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा देने के लिए ही एक महान दर्शन शास्त्री के तौर पर राधाकृष्णन हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस संदर्भ में अमेरिका शिक्षक पॉल आर्ट्यूसिलिप का एक कथन उल्लेखनीय है, राधाकृष्णन पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवित सेतु है। वैसे क्या आप भी कुछ राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं? एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता के बारे में अगर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।